Hi, this is CA Jyoti Deshwal and I welcome you all again back to my YouTube channel. I hope that you all are doing great. What we are going to cover in this class, so we are going to revise your chapter number 4. When I'm saying yours, इसका मतलब I'm talking about CA Inter Audit, क्योंकि अभी at present CA Inter Audit की detailed revision series चल रही है और हमने इन टोटल 3 चैप्टर्स खत्म कर लिए हैं. 3 के साथ साथ इनफैक्ट एक 6th चैप्टर की क्लास भी चैनल पे अवेलेबल है. इस पर्टिकुलर क्लास में वी आर गोइंग टू रिवाइज योर चैप्टर नंबर 4. चैप्टर नंबर 4 के अलावा जितने भी स्टैंडर्ड्स थे ना आपके चैप्टर नंबर 3 में, मैंने वो सारे के सारे स्टैंडर्ड्स कवर कर लिए हैं. उन स्टैंडर्ड्स के अलावा भी आपका एसए नंबर 315, एसए नंबर 200 और एसए नंबर 210 की क्लास भी चैनल पे अवेलेबल है. इफ यू हैव नॉट रेफर टू दोज क्लासेस, डू रेफर टू दोज क्लासेस बिकॉज बहुत ही आउटस्टैंडिंग क्लासेस अवेलेबल हैं चैनल पे. आई एम स्टार्टिंग विद द चैप्टर नंबर 4, बट बिफोर स्टार्टिंग विद द चैप्टर नंबर 4, इफ यू आर कमिंग टू द चैनल फॉर द वेरी फर्स्ट time and if you have not subscribed to the channel as of yet, do subscribe to the channel for more videos relating to CA Inter Audit as well as CA Final Audit. I am going to start a revision for CA Final Audit as well, so you'll be getting more videos for CA Inter as well as Final Audit, so do subscribe to the channel. इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपने अभी तक अगर ऐसे 315 नहीं देखा है, जिसकी क्लास भी चैनल पे अवेलेबल है, तो जाकर सबसे पहले उस स्टैंडर्ड की रिवीजन देखो, क्योंकि आप इस चैप्टर को नहीं समझ पाओगे जब तक आपको ऐसे 315 की नॉलेज नहीं है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव अंडरस्टूड ऐसे 315 और इनफैक्ट कुछ ऐसे कंसेप्ट हैं जो आपके चैप्टर में भी कवर्ड है और जो आपके स्टैंडर्ड में भी कवर हैं. जब मैं इस चैप्टर की रिवीजन करा रही होंगी उस पॉइंट पे आई विल से कि मैंने ये आपके ऐसे नंबर 315 में कवर किया हुआ है, आप वहां से इसको देख लो. ठीक है, बहुत डिटेल में मैंने ऐसे नंबर 315 रिवाइज करवाया है. तो अभी तक अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है, इस क्लास को देखने से पहले वॉच ऐसे नंबर 315, तब ही आप इस क्लास को अच्छे से समझ पाओगे. राइट, सो आई एम स्टार्टिंग विद द चैप्टर नंबर 4. जितनी बातें आपको अपनी रेगुलर क्लासेस से पता है, अगर आपने रेगुलर क्लासेस ली हैं, अगर क्लासेस नहीं ली हैं, तो भी जितनी बातें मैं बोलूंगी, मैं एक बात को कई बार बोलती हूं. अगर आप मेरी क्लासेस को फॉलो करते हो देन यू मस्ट नो कि मैं बहुत ज्यादा बार रिवाइज करवाती हूं. इनफैक्ट रिवीजन में भी वी रिवाइज अगेन एंड अगेन. तो जो चीज मैंने एक बार बोल दी, आप उस चीज को मेरे साथ बार बार रिपीट किया करो, चाहे आप गलत ही बोलो, लेकिन आई वॉन्ट यू टू स्पीक. राइट, तो इस चैप्टर का नंबर क्या है? इस चैप्टर का नंबर है चैप्टर नंबर 4. इस चैप्टर का नाम क्या है? इस चैप्टर का नाम है, अपनी बुक में देख के ही बता दो इस चैप्टर का नाम क्या है. इस चैप्टर का नाम है रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल्स. क्या नाम है? रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल. पहले इस चैप्टर के नाम को समझ लेते हैं. ऑल्दो अगर आपने ऐसे 315 देखा है तो आपको ऑलरेडी इन दोनों वर्ड्स का मतलब पता है, बट फिर भी क्योंकि हमें एक बेस फॉर्म करना है इस क्लास के साथ आगे प्रोसीड करने के लिए, तो मैं आपको इस चैप्टर के नाम को समझा देती हूं. चैप्टर का नाम क्या है? रिस्क असेसमेंट. तो रिस्क का मतलब क्या है? इन सिंपल वर्ड्स रिस्क का मतलब है पॉसिबिलिटी. पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? पॉसिबिलिटी का मतलब होता है चांसेस. क्या होता है? चांसेस. पॉसिबिलिटी मतलब चांसेस ऑफ समथिंग गोइंग नेगेटिव. पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग गोइंग नेगेटिव. रिस्क का मतलब है कुछ भी गलत होने का चांस. रिस्क कभी भी सही होने के लिए नहीं होता. आपने कभी सुना है कि मेरा एक रिस्क है कि मैं आने वाले सीए रिजल्ट में पास हो जाऊंगा? नहीं ना. हम हमेशा क्या कहते हैं? अरे रिस्क है, कुछ चांसेस हैं कि हो सकता है कि मैं आने वाले अटेम्प्ट में फेल हो जाऊं. तो रिस्क क्या है? रिस्क मतलब इट इज अ चांस ऑफ something negative. It is a chance of a negative outcome. It is a chance of, it is a possibility of something happening negative. फिर आता है assessment. assessment का मतलब होता है evaluation करना. तो मतलब इस चैप्टर में आपका ऑडिटर करेगा रिस्क की assessment. क्या करेगा? मेरे साथ बोलो, क्या करेगा? आपका ऑडिटर करेगा रिस्क की असेसमेंट. असेसमेंट का मतलब इवैल्यूएशन, मतलब वो रिस्क को ढूंढेगा, रिस्क असेस करेगा. आपका अगला क्वेश्चन होना चाहिए कि मैम
कि मैम हमारा ऑडिटर किस चीज का रिस्क ढूंढ रहा है, हमारा ऑडिटर किस चीज की रिस्क की असेसमेंट कर रहा है। तो आपका ऑडिटर रिस्क ढूंढता है मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने का। किसका? मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने का। किसका? मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने का। कहां पे होंगी ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट? ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट होंगी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो आपका ऑडिटर रिस्क की असेसमेंट करता है, वो रिस्क को ढूंढता है कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के कितने चांसेस हैं। सो दिस इज नोन एज रिस्क असेसमेंट, राइट। फिर आता है इंटरनल कंट्रोल। दूसरा कंसेप्ट जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं इंटरनल कंट्रोल। क्या पढ़ते हैं? इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल इन सिंपल वर्ड्स और कुछ भी नहीं होता, आपकी मैनेजमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। क्या होते हैं? आपकी मैनेजमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस। दूसरे वर्ड्स में बोलूं तो ये होते हैं आपकी मैनेजमेंट की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। क्या होते हैं? पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। अब आपका सवाल आएगा कि मैम हमारी मैनेजमेंट इन पॉलिसीज और इन प्रोसीजर्स को क्यों लगाती है? तो आपकी मैनेजमेंट इन पॉलिसीज इन प्रोसीजर्स को इसलिए लगाती है ताकि वो अपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर सके। क्या कर सके? अपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर सके। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि जो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, मतलब जो भी एएस, जो भी इंडेस या आईएफआरएस, जो भी गैप उसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, वो उस एंटिटी के ऊपर जो भी रिक्वायरमेंट्स लगाता है उनको आपकी एंटिटी फुलफिल कर सके। ठीक है, ये आपकी एंटिटी का एक ऑब्जेक्टिव होता है इंटरनल कंट्रोल्स लगाने का। दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है कि वो अपने एसेट्स को क्या कर सके? सेफ गार्ड कर सके, ताकि आपकी एंटिटी अपने एसेट्स को सेफ गार्ड कर सके। तीसरा ऑब्जेक्टिव होता है आपकी एंटिटी का कि वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फ्रॉड और एरर को होने से बचा सके। तो हमने अभी तक इंटरनल कंट्रोल लगाने के 3 ऑब्जेक्टिव समझे। अभी तक हमने चैप्टर को शुरू नहीं किया है, वी आर जस्ट टेकिंग एन इंट्रोडक्शन कि हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं। तो 3 ऑब्जेक्टिव हमने कौन से सीखे कि इंटरनल कंट्रोल्स होते हैं मैनेजमेंट की पॉलिसीज, मैनेजमेंट के प्रोसीजर्स। मैनेजमेंट इन पॉलिसीज को, इन प्रोसीजर्स को, इन रूल्स को, इन रेगुलेशंस को इसलिए लगाती है ताकि एक तो मैनेजमेंट अपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर सके, दूसरा बताओ ताकि मैनेजमेंट अपने एसेट्स को सेफगार्ड कर सके, तीसरा मैनेजमेंट अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होने वाले फ्रॉड और एरर को प्रिवेंट कर सके। फोर्थ होता है मैनेजमेंट के जो भी अल्टीमेटिव ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी अल्टीमेटिव ऑब्जेक्टिव्स हैं, मैनेजमेंट उन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर सके। इसीलिए मैनेजमेंट क्या लगाती है? मैनेजमेंट लगाती है इंटरनल कंट्रोल्स। और हमारे ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन इंटरनल कंट्रोल्स को चेक करना। हमारे ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इन इंटरनल कंट्रोल्स को चेक करना। इंटरनल कंट्रोल्स लगाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये देखना कि क्या जो मैनेजमेंट ने इंटरनल कंट्रोल्स लगाए हैं वो इंटरनल कंट्रोल्स ऑपरेट होते हैं इफेक्टिवली या नहीं होते हैं। मेरे साथ बोलो दोबारा से, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इन रिलेशन टू दीज इंटरनल कंट्रोल्स? तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये देखना कि मैनेजमेंट ने जो भी इंटरनल कंट्रोल्स लगाए हैं वेदर दोज internal controls are operating effectively or not. So this is the responsibility of your auditor. अब दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूं, मैं अभी मान रही हूं कि आप क्या देखकर आए हो? एसे नंबर 315। मैंने बोला था एसे नंबर 315 देखे बगैर इस क्लास को शुरू मत करना, क्योंकि वो स्टैंडर्ड बेस है, आपको अगर ये चैप्टर समझना है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछती हूं कि आपकी मैनेजमेंट क्या करती है? मैनेजमेंट करती है रिस्क की असेसमेंट। आप ऐसे नंबर 315 देखकर आए हो, तो मुझे बताओ आपकी मैनेजमेंट रिस्क की असेसमेंट करने के लिए जिन प्रोसीजर्स का यूज करती है उन प्रोसीजर्स को आप क्या कहते हो? क्या कहते हो उन प्रोसीजर्स को? फटाफट बताओ। तो मैं मान रही हूं कि आप यही कहना चाह रहे हो कि उन रिस्क
असेसमेंट प्रोसीजर्स को हम कहते हैं रैप, विच इज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। जिन प्रोसीजर्स को हेल्प करके, जिन प्रोसीजर की हेल्प से आपकी मैनेजमेंट रिस्क की असेसमेंट करती है। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले, मतलब चैप्टर में जंप करने से पहले, मैं आपको 3 वर्ड्स का मतलब सिखाऊंगी। अभी तक आपको रिस्क असेसमेंट क्या होती है ये पता लगा, इंटरनल कंट्रोल्स क्या होते हैं ये पता लगा, इंटरनल कंट्रोल्स लगाता कौन है ये पता लगा, ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इंटरनल कंट्रोल्स को लेकर ये पता लगा, इंटरनल कंट्रोल्स मैनेजमेंट क्यों लगाती है ये पता लगा। अब मैं आपको 3 वर्ड्स का मतलब सिखाऊंगी। 3 वर्ड्स का मतलब बहुत ध्यान से सुनना, ये आपके इस चैप्टर का बेस बनेगा। नंबर 1, पहला वर्ड सीखने वाले हैं हम ऑडिट रिस्क। क्या? ऑडिट रिस्क। रिस्क का मतलब आपको पता है अभी, ये ऑडिट रिस्क क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनना। ऑडिट रिस्क क्या होता है? ऑडिट रिस्क होता है कि आपका ऑडिटर, मतलब आप एक इनएप्रोप्रिएट ऑडिट, क्या? इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन दे दोगे। आप क्या दे दोगे? एक इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन दे दोगे। इनएप्रोप्रिएट का मतलब एक गलत ऑडिट ओपिनियन दे दोगे। कब दे दोगे ये इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन? जब आपकी, मतलब जब एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटीरियली मिसस्टेटेड। मटीरियली मिसस्टेटेड, इसका क्या मतलब हुआ कि आपका ऑडिटर कह रहा है कि मैंने जो चेकिंग करी, मैंने जो ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करे, उन ऑडिट प्रोसीजर्स को परफॉर्म करके जो भी मुझे सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस मिले, उनको बेस बना के आपका ऑडिटर कहता है कि एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई भी गलतियां नहीं है। मतलब एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू, बट एक्चुअल में एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटीरियली मिसस्टेटेड। तो एक ऐसा रिस्क कि आपका ऑडिटर एक गलत ऑडिट ओपिनियन दे देगा, जबकि इन रियलिटी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटीरियली मिसस्टेटेड, उस टाइप के रिस्क को कहते हैं ऑडिट रिस्क। उस टाइप के रिस्क को कहते हैं ऑडिट रिस्क। ओके, मेरा दूसरा क्वेश्चन, अगर मैं इसी सेंटेंस को वाइजा वर्सा कर दूं, मतलब कि अगर इस सेंटेंस को मैं उल्टा कर दूं कि आपका ऑडिटर कहता है कि एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलतियां हैं, लेकिन एक्चुअल में एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई गलतियां है ही नहीं, तो क्या ये भी एक ऑडिट रिस्क है? क्या ये भी एक ऑडिट रिस्क है? आंसर इज नो। रिस्क का मतलब होता ही है कुछ गलत होना। और अगर आपका ऑडिटर कहेगा कि मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलतियां हैं, बट एक्चुअल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही हैं, तो उसमें गलत कहां है, उसमें रिस्क कहां है? ठीक है, तो ये इस वाले केस में आपका ये ऑडिट रिस्क नहीं होगा। दूसरी चीज जो आपके ऑडिट रिस्क में नहीं आती, वो है आपके बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क मतलब आपके करेंसी से रिलेटेड रिस्क या कोई ऐसा रिस्क जो आपके बिजनेस को अफेक्ट करता है, वो भी आपके ऑडिट रिस्क का हिस्सा नहीं होता। ये आपसे इन 2 पॉइंट के ऊपर आपसे एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब दूसरी चीज आप मुझे बताओगे, दूसरी चीज नहीं, आप मुझे दोबारा से बताओ ऑडिट रिस्क क्या होता है। मैम दोबारा से क्यों? आप मुझे एक बार फिर से हिंदी में बताओ कि ऑडिट रिस्क क्या होता है। मैम ऑडिट रिस्क होता है कि मेरा ऑडिटर कहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई गलतियां नहीं है, मतलब मेरा ऑडिटर इज गिविंग एन इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन इन फैक्ट, जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलतियां हैं, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटीरियली मिसस्टेटेड। दिस इज व्हाट ऑडिट रिस्क, राइट? इसका मतलब आपका ऑडिटर मटीरियल मिसस्टेटमेंट को नहीं ढूंढ पाएगा, इसका रिस्क है। 2 बातें बोली मैंने कि आपका ऑडिटर मटीरियल मिसस्टेटमेंट को नहीं ढूंढ पाएगा, इसका रिस्क है, यही ऑडिट रिस्क है, राइट? मतलब कि आपका ऑडिटर मटीरियल मिसस्टेटमेंट को नहीं ढूंढ पाएगा, मतलब देयर इज रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट जिसको आपका ऑडिटर नहीं ढूंढ पाएगा, मतलब डिटेक्शन, जिसको आपका ऑडिटर डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, यही मिलके बनाता है आपका ऑडिट रिस्क। ठीक है, तो आपके ऑडिट रिस्क में 2 कंपोनेंट आते हैं, एक तो आता है रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट और एक आता है डिटेक्शन रिस्क। अब इधर आओ, इन दोनों एलिमेंट को हम एक एक करके समझेंगे। रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट होता है कि आपकी एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटीरियल मिसस्टेटमेंट होने का कितना रिस्क है, कितने चांसेस हैं। इसके 2 कंपोनेंट होते हैं। कितने कंपोनेंट होते हैं? 2। एक होता है इनहेरेंट रिस्क, दूसरा होता है कंट्रोल रिस्क। एक होता है इनहेरेंट रिस्क, दूसरा होता है कंट्रोल रिस्क। इनहेरेंट रिस्क का मतलब होता है कि मान लो
कि एंटिटी ने कोई इंटरनल कंट्रोल्स लगाए ही नहीं, एंटिटी के पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कोई पॉलिसीज नहीं है, कोई प्रोसीजर्स नहीं है, उस केस में आपकी एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलतियां होने का कितना रिस्क है, उसको कहते हैं इनहेरेंट रिस्क। मतलब कि जो आपकी एंटिटी की इनहेरेंट में जो आपकी एंटिटी को इनहेरेंटेंस में मिला है, मतलब आपकी एंटिटी अगर कोई प्रोटेक्शन लगाए ही ना, तो उस केस में आपकी एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के कितने चांसेस हैं, उसको कहते हैं इनहेरेंट रिस्क। कंट्रोल रिस्क होता है कि आपकी एंटिटी ने इंटरनल कंट्रोल्स लगाए हैं, लेकिन वो इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे नहीं हैं, दोज इंटरनल कंट्रोल्स आर नॉट एबल टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट योर मिसस्टेटमेंट। इस टाइप के रिस्क को कहते हैं कंट्रोल रिस्क। रिस्क मतलब कि जो भी कंट्रोल्स आपकी एंटिटी ने लगाए हैं, वो कंट्रोल आपकी एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होने वाली गलतियों को रोक नहीं पाएंगे। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलके बनता है आपका रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। फिर आता है आपका डिटेक्शन रिस्क। डिटेक्शन रिस्क एक ऐसा रिस्क है जो अराइज होता है किस सिचुएशन में, एक ऐसा रिस्क कि जो भी ऑडिट प्रोसीजर्स आपका ऑडिटर परफॉर्म करेगा, वो ऑडिट प्रोसीजर्स आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो भी मिस स्टेटमेंट है उसको ढूंढ नहीं पाएंगे, उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, उसको कहते हैं डिटेक्शन रिस्क। तो मैंने आपको अभी 3 वर्ड सिखाए, कौन कौन से? नंबर 1 ऑडिट रिस्क। क्या सिखाया? ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क दो चीजों से मिलके बनता है, एक होता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट और दूसरा होता है आपका डिटेक्शन रिस्क। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट फर्दर क्लासिफाइड होता है 2 कैटेगरी में, नंबर 1 आपका कंट्रोल रिस्क और नंबर 2 आपका इनहेरेंट रिस्क। राइट, यही चीज हमें आपके इस पूरे चैप्टर में पढ़नी है। इसके अलावा हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में? इसके अलावा हम पढ़ेंगे अपने इंटरनल कंट्रोल्स को, कि इंटरनल कंट्रोल्स क्या होते हैं, इंटरनल कंट्रोल्स में ऑडिटर का काम क्या होता है, उनकी इवैल्यूएशन कैसे करता है, और इंटरनल कंट्रोल्स के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। Right, so this is what your chapter number 4 is going to be about. Now I am getting into the chapter. I hope कि आपको ये इंट्रोडक्शन समझ में आई होगी, although इतनी इंट्रोडक्शन सफिशिएंट नहीं है इस चैप्टर के लिए क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, बट मैं कोशिश करूंगी थोड़ा सा टाइम लगाऊं मैं इस चैप्टर पे। लेकिन मैं फिर से कह रही हूं कि अगर इफ यू हैव नॉट सीन एसए नंबर 315 की क्लास, ड्रॉप दिस क्लास राइट नाउ एंड गो एंड वॉच दैट क्लास इन before watching this class in advance, because if you won't understand what is written in essay 315, what essay 315 is saying to you, or what essay 315 tells an auditor about his responsibility, you are not going to understand this chapter. Okay, so first concept क्या आता है इस चैप्टर का? पहला कंसेप्ट है कि ऑडिट रिस्क क्या होता है। ऑडिट रिस्क मैंने अभी आपको इतने डिटेल में बताया कि ऑडिट रिस्क है एक ऐसा रिस्क जहां पे आपका ऑडिटर एक इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन दे देगा, उस केस में जहां पे आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हैं, मटेरियली मिसस्टेटेड हैं। और ऑडिट रिस्क के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है आपका रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट और एक होता है आपका डिटेक्शन रिस्क। फिर मैंने आपको आगे बताया कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या होता है। ये एक ऐसा रिस्क होता है कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के कितने चांसेस हैं, मतलब कितना रिस्क है। इसके भी 2 कंपोनेंट होते हैं जो भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन की क्लास में बताए। नंबर 1 इनहेरेंट रिस्क और नंबर 2 इज कंट्रोल रिस्क। इनहेरेंट रिस्क का मतलब होता है कि आपकी असर्शन में फिर से कह रही हूं, असर्शन कहां पे पढ़ते हैं हम? ऐसे 315 में पढ़ते हैं कि आपकी असर्शंस मतलब जो भी बातें आपकी मैनेजमेंट ने कही हैं, जो भी मैनेजमेंट अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिप्रेजेंटेशंस दे रही हैं, किस चीज के रिलेशन में रिप्रेजेंटेशन? किसी भी क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस के रिलेशन में रिप्रेजेंटेशन, अकाउंट बैलेंस या डिस्क्लोजर। तो इनहेरेंट रिस्क का मतलब है कि किसी भी असर्शन में गलतियां होने का रिस्क कितना है, एज इफ देयर आर नो इंटरनल कंट्रोल्स। अगर हम ऐसा मान ले कि हमारी एंटिटी में कोई भी इंटरनल कंट्रोल्स नहीं है। नंबर 2 आता है आपका कंट्रोल रिस्क, कि हमारी एंटिटी की
आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलतियां होने का रिस्क कितना है, इस केस में, जिस केस में हमारे इंटरनल कंट्रोल्स आर नॉट ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, दैट मींस आर इंटरनल कंट्रोल्स आर नॉट एबल टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो इस टाइप के रिस्क को कहते हैं कंट्रोल रिस्क, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को कहते हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। और मेरा ऑडिटर का काम ही होता है रिस्क की असेसमेंट करना अंडर SA 315। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड ये चीज भी हम ऐसे नंबर 315 में कवर की थी हमने कि ऑडिटर रिस्क की असेसमेंट कैसे करेगा, ऑडिटर रिस्क को कैसे ढूंढेगा, ये उसका प्रोफेशनल जजमेंट का मैटर है। मतलब ये उसके खुद की जजमेंट है कि उसको कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं, उसको रिस्क की इवैल्यूएशन कैसे करनी है। एग्जाम में यहां से कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, हो सकता है MCQ में कहीं पे वो डाल दे, लेकिन इट इज वेरी इजी थिंग कि किसका, इट इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट जब भी ऑडिटर रिस्क की असेसमेंट करेगा। ठीक है, तो आप इस चीज को सेफली छोड़ सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए। फिर आता है कि क्या चीज ऑडिट रिस्क में नहीं आती। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बताया कि दो चीजें आपकी ऑडिट रिस्क में नहीं आती। पहली चीज कि जो हमने ऑडिट रिस्क की डेफिनेशन पढ़ी, अगर मैं उस डेफिनेशन को उल्टा कर दूं तो वो चीज मेरी ऑडिट रिस्क में नहीं आती। मतलब ये बात कि मेरा ऑडिटर कह रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई भी गलतियां नहीं है, जबकि मेरा ऑडिटर कह रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलतियां हैं, बट एक्चुअल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी गलतियां नहीं है, तो ये क्या आएगी, ये आपके ऑडिट रिस्क का हिस्सा नहीं बनता, क्योंकि रिस्क में सिर्फ हम वही चीज इंक्लूड करते हैं जहां पे कुछ भी गलत होने का चांसेस है। तो अगर मेरा ऑडिटर ये कहेगा इन रियलिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है, मतलब अपनी रिपोर्ट में वो एक मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहा है, बट एक्चुअल में रियलिटी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई गलतियां हैं ही नहीं, तो ये ऑडिट रिस्क नहीं होता है। दूसरा, जो भी रिस्क बिजनेस के रिस्क होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपके बिजनेस के ऊपर कोई भी केस चल रहा है, उस केस को लूज करने की वजह से जो भी आपकी एंटिटी को लॉस होगा, एक वो रिस्क, या कोई एडवर्स पब्लिसिटी आपकी एंटिटी के अगेंस्ट मीडिया में कोई एडवर्स पब्लिसिटी है, मतलब एनी रिस्क विच इज रिलेटेड टू द बिजनेस इज नॉट पार्ट ऑफ योर ऑडिट रिस्क। यहां से आपको MCQ में क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस पार्ट से कि ऑडिट रिस्क में क्या नहीं आता। डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है और किसी केस स्टडी में इनकॉर्पोरेट करके भी पूछा जा सकता है। अभी तक मुझे बता दोगे कि हमने क्या सीखा? अभी तक हमने सिर्फ ऑडिट रिस्क सीखा कि ऑडिट रिस्क क्या होता है, ऑडिट रिस्क कैलकुलेट कैसे होता है, ऑडिट रिस्क के दो कंपोनेंट कौन से होते हैं, और रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के बाकी के दो कंपोनेंट कौन से होते हैं। फिर हमने ये सीखा कि ऑडिट रिस्क में क्या नहीं आता। राइट, मूविंग फॉरवर्ड, ये चीज भी हम कवर कर चुके हैं आपके essay नंबर 315 में इन वेरी डिटेल। तो मैं सिर्फ एक मतलब बताऊंगी और आगे बढ़ जाऊंगी। ठीक है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट दो लेवल पे एग्जिस्ट करता है। कितने लेवल पे एग्जिस्ट करता है? दो लेवल पे, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एज अ होल पे और असर्शन लेवल पे। असर्शन लेवल मतलब किसी एक पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंस की, ट्रांजैक्शन की और डिस्क्लोजर की असर्शन पे एग्जिस्ट करता है। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे, लेवल का मतलब है कि एक ऐसा रिस्क जो एंटिटी की एक से ज्यादा असर्शन को अफेक्ट करता है। क्या बोला मैंने? जो आपकी एंटिटी की एक से ज्यादा असर्शन को अफेक्ट करता है उसको कहते हैं रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एज अ होल। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। एग्जांपल है कि आपकी जो मैनेजमेंट है वो करप्ट है। दूसरा एग्जाम्पल, आपकी मैनेजमेंट की कंपिटेंस लेवल बहुत कम है, आपकी मैनेजमेंट नॉलेजेबल नहीं है। अगर आपकी मैनेजमेंट के पास नॉलेज नहीं है तो जब आपकी मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगी तो बहुत हाई चांसेस हैं कि जो असर्शंस वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड करेगी उन असर्शंस में गलतियां होंगी। तो एक ऐसा रिस्क जो एक से ज्यादा असर्शन को अफेक्ट करता है उस रिस्क को कहते हैं रिस्क ऑफ मटेरियल misstatement at financial statement level, for example lack of competence in your management। दूसरा आता है risk of material misstatement at assertion level। ये एक ऐसा रिस्क होता है जो आपकी एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की किसी एक असर्शन को अफेक्ट करता है, आपके अकाउंट बैलेंस, ट्रांजैक्शन, डिस्क्लोजर की किसी एक पर्टिकुलर असर्शन को अफेक्ट
अफेक्ट करता है उसको कहते हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट असर्शन लेवल। इन डिटेल मैंने इसको ऐसे 315 में कवर किया है, तो आप इसको वहां से कवर करोगे। चैप्टर नंबर 4 को आपको जब भी कंप्लीट पढ़ना है तो आप ऐसे 315 उसके साथ ही पढ़ोगे, क्योंकि चैप्टर नंबर 4 इज इनकम्प्लीट विदाउट ऐसे 315। बल्कि ये आपका ऐसे 315 इज अ पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 4, बट व्हाट आई हैव डन, जब मैंने अपनी बुक फ्रेम करी है मैंने एसेस को अलग कर दिया है और आपके कंटेंट को अलग कर दिया है। इससे दो फायदे हुए, एक तो आपका चैप्टर शॉर्ट हो गया, दूसरा आपको एक बाइफर्फिकेशन मिल गई कि स्टैंडर्ड क्या कहता है और आपका चैप्टर क्या कहता है, ऑल्दो चैप्टर भी कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड से ही डेवलप्ड हुआ है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड आपका अगला क्वेश्चन आता है कि जब आपका ऑडिटर असेसमेंट करेगा रिस्क की, क्या करेगा, जब आपका ऑडिटर असेसमेंट करेगा रिस्क की, कौन से रिस्क की, कंट्रोल रिस्क की, किसकी, कंट्रोल रिस्क की, तो वो किन किन फैक्टर्स को कंसिडर करेगा। तो ये पॉइंट कहता है कि ऑडिटर जब असेसमेंट करेगा कंट्रोल रिस्क की, वो असेसमेंट करके एक चीज पे पहुंचना चाहता है। किस पे पहुंचना चाहता है, एक चीज पे, किसी एक पॉइंट पे। कौन से पॉइंट पे मैम, आपका ऑडिटर इस कंक्लूजन पे पहुंचेगा कि क्या उसे एंटिटी के कंट्रोल्स के ऊपर रिलाय करना चाहिए या रिलाय नहीं करना चाहिए। तो जब आपका ऑडिटर कंट्रोल रिस्क की असेसमेंट करेगा, उस असेसमेंट के रिजल्ट के बेसिस पे ही विल डिसाइड वेदर ही शुड रिलाय और वेदर ही शुड नॉट रिलाय ऑन द एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल। मैम, हमारा ऑडिटर कैसे इस चीज का डिसीजन लेगा कि क्या उसको एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल के ऊपर रिलाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सुनो, आपकी एंटिटी की कंट्रोल इन्वायरमेंट कैसी है, ये आपकी एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल को इन्फ्लुएंस करती है। कैसे, कंट्रोल इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है कि जो आपकी मैनेजमेंट है, दोज पीपल्स हु आर अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग, डिजाइनिंग, इंप्लीमेंटिंग एंड मेंटेनिंग द इंटरनल कंट्रोल्स इन योर ऑर्गेनाइजेशन, उन लोगों का एटीट्यूड कैसा है, वो लोग कितने सीरियस हैं आपके एंटिटी में इंटरनल कंट्रोल्स को लेके। ठीक है, तो कंट्रोल इन्वायरमेंट अगर अच्छा है तो आपकी एंटिटी में रिस्क कम होगा और आपका ऑडिटर ज्यादा रिलाय कर पाएगा। यही बात उसने यहां पे लिखी है कि अ कंट्रोल इन्वायरमेंट दैट सपोर्ट, आपका एक ऐसा इन्वायरमेंट है आपके एंटिटी में जो सपोर्ट करता है किस चीज को, प्रिवेंशन को, डिटेक्शन को एंड करेक्शन ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को। इट विल अलाउ अ ग्रेटर कॉन्फिडेंस, ये आपके ऑडिटर को एक ज्यादा कॉन्फिडेंस देगा कि वो ज्यादा रिलाय कर सके आपके एंटिटी के कंट्रोल के ऊपर। दूसरा पॉइंट कहता है आपका ऑडिटर साथ साथ में ये भी इवेलुएट करेगा कि आईटी की प्रोसेसेस के रिलेशन में आपकी एंटिटी ने कौन कौन से कंट्रोल्स लगाए हैं। तीसरा, आपका ऑडिटर जब अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करता है एंटिटी की, उसके इन्वायरमेंट की, इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल्स की, अंडर ऐसे 315, उस टाइम पे वो एक एक्सपेक्टेशन डेवलप करता है। वो एक, ये पॉइंट मैंने ऐसे 315 में भी आपको बताया था कि आपका ऑडिटर एक एक्सपेक्टेशन डेवलप करता है कि एंटिटी में जो इंटरनल कंट्रोल्स लगे हुए हैं वो इंटरनल कंट्रोल्स इफेक्टिव हैं या नहीं हैं। राइट, फिर आता है यहां पे आपका ऑडिटर इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर इस डिसीजन पे पहुंचता है कि आपका ऑडिटर क्या आपके एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर रिलाय करेगा या रिलाय नहीं करेगा। अब अगला ये जो क्वेश्चन है वो है कि मेरे ऑडिटर का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा जब उसने कंट्रोल रिस्क की असेसमेंट करी और उसको पता लगा कि एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल्स में डेफिशिएंसी है। ये कौन सी सिचुएशन है कि आपके ऑडिटर ने एंटिटी में लगे हुए इंटरनल कंट्रोल्स की चेकिंग करी और उसको पता लगा कि एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल में डेफिशिएंसी है। तो आपका ऑडिटर क्या करेगा, तो ये पॉइंट कहता है कि सबसे पहले तो मेरा ऑडिटर ये देखेगा कि जो मैंने ये डेफिशिएंसी ढूंढी है इंटरनल कंट्रोल्स में, इस डेफिशिएंसी का सिग्निफिकेंट क्या है, इस डेफिशिएंसी की सिग्निफिकेंस क्या है मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए। मतलब ये डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की असर्शंस को कितना इफेक्ट कर रही है, ताकि वो अपना इफेक्ट ढूंढ पाए कि इस डेफिशिएंसी की वजह से अल्टीमेटली उसकी ऑडिट में रिस्क के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ रहा है। दूसरा पॉइंट
वो कहता है कि जब आपके ऑडिटर को कोई भी कंट्रोल डेफिशिएंसी आइडेंटिफाई होती है तो वो ये भी चेक करता है कि अगर किसी एक पर्टिकुलर असर्शन के ऊपर एक से ज्यादा कंट्रोल लगे हैं। मेरे साथ बिल्कुल इस बात को ध्यान से सुनना कि क्या अगर किसी एक पर्टिकुलर असर्शन के ऊपर एक से ज्यादा कंट्रोल लगे हैं तो क्या बाकी का जो कंट्रोल लगे हैं वो ऑपरेट हो रहे हैं इफेक्टिवली। मतलब एंटिटी की जो मिटिगेटिंग कंट्रोल्स हैं, मिटिगेटिंग होते हैं आपके सेकंड कंट्रोल्स, किसी एक असर्शन के ऊपर कई बार एक से ज्यादा कंट्रोल्स लगाए होते हैं आपकी एंटिटी ने, तो अगर कोई एक पर्टिकुलर कंट्रोल ऑपरेट नहीं कर रहा होता और दूसरा कंट्रोल ऑपरेट कर रहा है, उस केस में आपके ऑडिटर की ये बात कि उसको रिलाय करना चाहिए, इट विल स्टिल बी अप्रोप्रिएट, इट विल स्टिल बी अप्रोप्रिएट। तो ये चीज भी मैंने आपके एसए नंबर 315 में इन डिटेल कवर करी थी। कल भी मैंने आपको बताया था कि किसी एक असर्शन के ऊपर कई बार एंटिटी एक से ज्यादा कंट्रोल लगा देती है, तो जब आपका ऑडिटर इस चीज को इवेल्युएट करेगा कि क्या मेरे इंटरनल कंट्रोल्स में डेफिशिएंसी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, या जब वो इफेक्ट को भी इवेल्युएट कर रहा है कि जब उसको डेफिशिएंसी मिल गई है और वो इफेक्ट को इवेल्युएट कर रहा है कि इस डेफिशिएंसी का इफेक्ट मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की असर्शन के ऊपर कितना पड़ रहा है, और अगर एंटिटी ने उस असर्शन के ऊपर एक से ज्यादा कंट्रोल लगाए हैं और एक कंट्रोल नहीं ऑपरेट कर रहा पर बाकी के कंट्रोल्स ऑपरेट कर रहे हैं, तो मतलब देयर आर मिटिगेटिंग कंट्रोल्स, तो उस केस में आपका ऑडिटर कैन रिलाय ऑन द इंटरनल कंट्रोल्स। यहां पे भी एमसीक्यू का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन कंट्रोल्स को कहते हैं आप कंपनसेटिंग कंट्रोल्स और मिटिगेटिंग कंट्रोल्स। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, वो कहता है आपका लास्ट पॉइंट में कि व्हेन अ डेफिशिएंसी रिलेट्स टू ineffective control that is the only control identified for an assertion। ये कौन सी सिचुएशन है कि आपके ऑडिटर ने डेफिशिएंसी आइडेंटिफाई करी है और आपके ऑडिटर ने जिस असर्शन के रिलेशन के इंटरनल कंट्रोल के रिलेशन में इस डेफिशिएंसी को आइडेंटिफाई किया है, आपकी एंटिटी ने उस असर्शन के ऊपर सिर्फ एक ही इंटरनल कंट्रोल्स लगाया है, बाकी कोई भी इंटरनल कंट्रोल नहीं लगाया है। उस केस में आपके ऑडिटर को इस चीज की असेसमेंट करनी पड़ेगी कि जो उसकी इनिशियल असेसमेंट थी रिस्क की, क्या उसको रिवाइज करने की नीड है या नहीं, और अल्टीमेटली इसका इफेक्ट उसके ऑडिट रिस्क पे क्या आ रहा है। राइट, असर्शन हम क्या होते हैं, असर्शन क्या होते हैं जो हमने एसए 315 में पढ़ी थी। असर्शन का मतलब है मैनेजमेंट की कही हुई बातें। मतलब मैनेजमेंट कहती है कि मेरी बुक्स में इतने एसेट्स हैं, मेरी बुक्स में इतनी लाइबिलिटीज हैं, मेरी बुक में रेवेन्यू इतने का आ रहा है, प्रॉफिट इतने का लॉस, तो ये सारी चीजें जो भी बातें कि एक्सपेंडिचर इतना, मैनेजमेंट जो भी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिप्रेजेंटेशंस करती है उनको कहते हैं असर्शन, और आपका ऑडिटर रिस्क की असेसमेंट करता है इन असर्शंस में। राइट, मूविंग फॉरवर्ड, आपका अगला कंसेप्ट है डिटेक्शन रिस्क का। ये डिटेक्शन रिस्क ऑलरेडी कवर हो चुका है इंट्रोडक्शन पार्ट में। मैंने आपको बताया था कि डिटेक्शन रिस्क एक ऐसा रिस्क है जब ऑडिटर के ऑडिट प्रोसीजर्स आपकी एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिस्क को नहीं ढूंढ पाएंगे। सो इट इज द रिस्क दैट द प्रोसीजर्स व्हिच इज परफॉर्म्ड बाय द ऑडिटर टू रिड्यूस द ऑडिट रिस्क टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल विल नॉट डिटेक्ट अ मिस स्टेटमेंट। मतलब आपके ऑडिटर के ऑडिट प्रोसीजर्स मिस स्टेटमेंट को ढूंढ नहीं पाएंगे। इस टाइप के रिस्क को कहते हैं डिटेक्शन रिस्क। राइट, अगेन मूविंग फॉरवर्ड, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स क्या होते हैं एसए 315 में बहुत ज्यादा ब्रीफ में डिस्कस्ड है। इनफैक्ट एसए 315 में हम सीखते ही रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स है। तभी मैंने बोला था कि बहुत जगह पे मैं बोलूंगी कि एसए 315 में कवर्ड है ये कंसेप्ट, तो आप जाके पहले एसए 315 की क्लास देखो। अगर आपने इस क्लास को देखना शुरू भी कर दिया तो कोई बात नहीं, आप इस क्लास को खत्म कर लो, उसके बाद एसए 315 की क्लास देखो, बिकॉज यू कैन नॉट डू दिस चैप्टर विदाउट एसए 315। मूविंग फॉरवर्ड, कौन कौन से कॉम्पोनेंट होते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स के, अगेन कवर्ड अंडर एसए 315। ये वाला क्वेश्चन भी एसए नंबर 315 में इन डिटेल डिस्कस हो चुका है, तो मैं इसको भी नहीं करवाऊंगी। ये भी कवर्ड है वहां पे, ये भी कवर्ड है, ये भी कवर्ड है, ये सब कुछ मैंने वहां पे विद एग्जांपल्स कवर किया है, विद एग्जांपल्स टाइम लगा लगा के कवर किया है। सो यू हैव टू वॉच एसए नंबर 315। अभी तक इंटरनल कंट्रोल्स को शुरू करने से पहले, क्योंकि अब हम इंटरनल कंट्रोल्स को समझेंगे, इंटरनल कंट्रोल्स का मतलब क्या होता है, उसको ऑब्जेक्टिव क्या है, उनको लगाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, लगाता कौन है ये मैं बता चुकी हूँ, कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, बाकी हम इस चैप्टर में इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में डिस्कस करेंगे।
इंटरनल कंट्रोल्स को शुरू करने से पहले अभी तक मैंने क्या बताया, एक बार कितना तुम्हें याद है बता दो। मैंने जब इस चैप्टर को शुरू किया तो मैंने सबसे पहले बताया ऑडिट रिस्क क्या होता है। मैंने बताया कि ऑडिट रिस्क में दो कंपोनेंट होते हैं, नंबर 1 रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मल्टीप्लाई बाय डिटेक्शन रिस्क। फिर मैंने बताया रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के फर्दर दो कंपोनेंट होते हैं, नंबर 1 इनहेरेंट रिस्क एंड नंबर 2 इज कंट्रोल रिस्क। और फिर मैंने बताया डिटेक्शन रिस्क का मतलब क्या होता है। डिटेक्शन रिस्क होता है कि आपका ऑडिटर के जो ऑडिट प्रोसीजर्स हैं वो आपकी एंटिटी में जो आपकी एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो मिस स्टेटमेंट है उसको नहीं ढूंढ पाएंगे। ऑडिट रिस्क का मतलब होता है कि ऐसा रिस्क कि आपका ऑडिटर एक इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन दे देगा जबकि एक्चुअल में आपकी एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के दो कंपोनेंट, नंबर 1 इनहेरेंट रिस्क कि आपकी एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस कितने हैं जबकि ऐसा मान ले कि आपकी एंटिटी में कोई भी इंटरनल कंट्रोल्स नहीं है। फिर होता है कंट्रोल रिस्क। कंट्रोल रिस्क का मतलब है कि आपकी एंटिटी में लगे हुए कंट्रोल्स आपकी एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होने वाली मिस स्टेटमेंट को प्रिवेंट नहीं कर पाएंगे, डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, करेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मोटा मोटा हमने यही चीज यहां पे डिस्कस करी। उसके बाद मैंने आपको बताया कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट दो लेवल के ऊपर एग्जिस्ट करता है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एज अ होल और एक आपके असर्शन लेवल पे। फिर मैंने आपको बताया कि कंट्रोल रिस्क में जब आपका ऑडिटर इवैल्यूएशन करता है कंट्रोल रिस्क की तो वो किन किन फैक्टर्स को कंसीडर करता है। फिर हमने समझा कि अगर मान लो आपका ऑडिटर कंट्रोल रिस्क की इवैल्यूएशन कर रहा है और इवैल्यूएशन के टाइम पे अगर उसको कोई डेफिशिएंसी आइडेंटिफाई होती है तो आपके ऑडिटर का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। राइट अब हम चलते हैं आगे इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले एसए 315 आपको इंटरनल कंट्रोल्स की डेफिनेशन देता है। डेफिनेशन मैं आपको सिखा चुकी हूं इंट्रोडक्शन के पार्ट में, फिर भी आप मेरे साथ इस डेफिनेशन को बार बार पढ़ेंगे। एक एक वर्ड को पढ़ना चाहती हूं मैं इस डेफिनेशन कि ऑल्दो मैं कोशिश करती हूँ कि इन रिवीजन क्लास में मैं बुक से कुछ भी पढ़ूँ ही ना, मैं खुद ही बोलूँ, क्योंकि तभी हम इन क्लासेस का पूरा बेनिफिट उठा पाएंगे। क्योंकि अगर मैं एक एक वर्ड को पढ़ने बैठ जाऊँगी तो वो आपके लिए भी मोनोटोनस हो जाएगा और वो रिवीजन नहीं रहेगी, वो रेगुलर क्लास बन जाएगी। हम खत्म ही नहीं कर पाएंगे इस चैप्टर को कभी भी 1-1.5 घंटे में। ठीक है, तो लेकिन फिर भी मैं इस डेफिनेशन को आपको वर्ड टू वर्ड पढ़ाना चाहूँगी और मैं ये भी चाहूँगी कि आप इस डेफिनेशन को बाय हार्ट याद करो। एग्जाम में पूछी जा सकती है, बिल्कुल पूछी जा सकती है। अगर नहीं भी पूछी जाएगी, अगर आपको ये डेफिनेशन बाय हार्ट याद है तो आपके लिए ये बाकी का इंटरनल कंट्रोल की जो डिस्कशन है वो बहुत इजी हो जाएगी। राइट, एसए 315 क्या कहता है कि इंटरनल कंट्रोल्स क्या हैं। एसए 315 कहता है कि कंट्रोल्स, इंटरनल कंट्रोल्स मे बी डिफाइंड एज द प्रोसेसेस। क्या हैं ये प्रोसेस हैं। क्या है? प्रोसेस है। मैंने इंट्रोडक्शन में क्या बताया, ये एंटिटी की पॉलिसीज और प्रोसीजर्स हैं, मतलब प्रोसेस हैं। राइट, जो डिम की गई हैं, डिम मतलब डिजाइंड, इंप्लीमेंटेड एंड मेंटेन्ड। तो वो प्रोसेसेस जो डिम की गई हैं, वो प्रोसेसेस, मेरे साथ बोलो अगर डेफिनेशन को याद करना है, वो प्रोसेसेस जो डिम की गई हैं मतलब डिजाइंड, इंप्लीमेंटेड एंड मेंटेन की गई हैं, किसके द्वारा? आपकी टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट इंक्लूडिंग अदर पर्सोनल के द्वारा जो मेंटेन की जाती हैं। क्यों? ताकि एक रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन की जा सके कि एंटिटी अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाएगी। किस चीज का ऑब्जेक्टिव? कि आपकी एंटिटी कंप्लायंस कर पाएगी अपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव से। दूसरा, आपकी एंटिटी अपने ऑपरेशंस को विद इफेक्टिवनेस एंड विद एफिशिएंसी कैरी ऑन कर पाएगी। उसके साथ साथ एंटिटी विल बी एबल टू प्रोटेक्ट, विल बी एबल टू सेफगार्ड इट्स एसेट एंड एंटिटी विल बी एबल टू कंप्लाई विद द लॉज एंड रेगुलेशन। तो ये प्रोसेसेस, वो प्रोसेसेस जो आपकी मैनेजमेंट डिजाइन करती है, इंप्लीमेंट करती है, मेंटेन करती है, आपकी मैनेजमेंट, आपकी टीसीडब्ल्यूजी इंक्लूडिंग अदर पर्सोनल, ताकि एंटिटी अपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए, ताकि एंटिटी अपने ऑपरेशंस में इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी ला पाए, ताकि आपकी एंटिटी अपने एसेट्स को सेफगार्ड कर पाए, ताकि आपकी एंटिटी अपने रूल्स और रेगुलेशंस के साथ कंप्लायंस कर पाए। उसको कहते हैं आप, ये होते हैं आपके इंटरनल कंट्रोल्स। आपने इंटरनल कंट्रोल्स को समझा और इंटरनल कंट्रोल्स के डेफिनेशन के अंदर ही आपने इंटरनल कंट्रोल्स लगाने के ऑब्जेक्टिव को समझा कि कोई भी एंटिटी अपनी एंटिटी, कोई भी एंटिटी अपने
ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कंट्रोल्स क्यों लगाती है। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं इंटरनल कंट्रोल को लगाने के। कौन कौन से फिर से बता दो। Number 1, achievement of entity's objective, effectiveness and efficiencies in the entity's operation, safeguarding of assets and compliance with laws and regulations. Okay, moving forward, क्या objectives होते हैं इसको तुम सेल्फ कवर कर लेना। जो बातें मैंने ऊपर बोली है वही इसने यहाँ पे लिखी हुई है कि क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। अगर मैं फिर भी तुम्हें पढ़ाना चाहूँ, एक बार पढ़ा देती हूँ, थोड़े अलग तरीके से लिखी हुई है बट बातें वही लिखी हैं जो हमने अभी भी डेफिनेशन में पढ़ी कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। नंबर 1, हमारे इंटरनल कंट्रोल लगाने का ऑब्जेक्टिव ये है कि आपकी एंटिटी में जो भी ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूट हो, ट्रांजैक्शंस मतलब परचेज की, सेल्स की, इनकम की, एक्सपेंस की, कोई भी ट्रांजैक्शंस हो, आप एसेट को रिकॉर्ड कर रहे हो, लाइबिलिटीज को रिकॉर्ड कर रहे हो, कोई भी ट्रांजैक्शंस आप कर रहे हो, वो ट्रांजैक्शंस एक अथोराइजेशन से होनी चाहिए। विदाउट अथोराइजेशन कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होगी। दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि ट्रांजैक्शन जैसे ही हो, ऑल दोज ट्रांजैक्शंस शुड बी रिकॉर्डेड प्रोमोटली मतलब जैसे ही हुई उसी टाइम पे उन ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग होनी चाहिए विदाउट एनी डिले, और सही अमाउंट के साथ और सही पीरियड में रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। तीसरा ऑब्जेक्टिव है कि आपके एसेट को सेफगार्ड किया जा सके फ्रॉम एनी अनऑथराइज्ड यूज। चौथा ऑब्जेक्टिव है कि आपके एसेट की एक प्रॉपर फिजिकल वेरिफिकेशन हो सके। तो ये आपके इंटरनल कंट्रोल्स लगाने के ऑब्जेक्टिव हैं। फिर आते हैं कि आपके कौन कौन से बेनिफिट मिलते हैं आपके ऑडिटर को जब वो अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करता है इंटरनल कंट्रोल्स की। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। एग्जाम में शायद पूछा जाए तो ऑब्जेक्टिव जरूर पूछे जा सकते हैं इंटरनल कंट्रोल्स के क्या ऑब्जेक्टिव हैं, लेकिन आपके ऑडिटर को क्या बेनिफिट मिलते हैं इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग से, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में। लेकिन आपको पता होना चाहिए एज एन ऑडिटर कि जब आप इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग लेते हो, मतलब ऐसे 315 में भी जब आप एंटिटी के इन्वायरमेंट को समझते हो, इंक्लूडिंग उसके इंटरनल कंट्रोल्स की आप अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करते हो, तो आपको क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो आपका ऑडिटर जब इंटरनल कंट्रोल्स को समझेगा तो वो एक पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट होने का कितना चांसेस है आपकी एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये ढूंढ पाएगा। मतलब वो आपकी एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितनी गलतियां हो सकती हैं वो इस चीज का एक एस्टिमेशन लगा पाएगा। दूसरा, आपका ऑडिटर ये इवेलुएट कर पाएगा कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपकी एंटिटी में रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को अफेक्ट करते हैं। हमने फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स के बारे में भी पढ़ा है ऐसे 315 में, नहीं ऐसे 240 में हम पढ़ेंगे फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स को लेके कि वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो आपकी एंटिटी की मिस स्टेटमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं। तो जब आपका ऑडिटर रिस्क की असेसमेंट करेगा तो योर ऑडिटर विल बी एबल टू डिटरमाइन दिस फैक्टर्स। उसके साथ साथ जब एक बार आपका ऑडिटर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लेता है, रिस्क की अंडरस्टैंडिंग ले लेता है, उसको बेस बनाकर आपका ऑडिटर अपने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स का नेचर, टाइम और एक्सटेंट को डिसाइड करता है। राइट, तो ये बेनिफिट्स क्या हैं अंडरस्टैंडिंग के। एग्जाम में बिल्कुल क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। इनफैक्ट आप इसको हटाना चाहो तो हटा सकते हो। मैंने इंक्लूड किया क्योंकि मैंने कोई भी मटीरियल आपके इंस्टीट्यूट का मटीरियल नहीं छोड़ा, क्योंकि इंस्टीट्यूट एमसीक्यू में कुछ भी पूछ सकता है। एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव वाले पोर्शन से कहां से क्वेश्चन आ सकता है वो एक अलग बात है, लेकिन इंस्टीट्यूट एमसीक्यू में कहीं से भी पूछ सकता है। मूविंग फॉरवर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है ये? लिमिटेशंस क्या हैं इंटरनल कंट्रोल्स के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अरे यार, मैंने इसका एक निमोनिक बनाया था, पता नहीं कहाँ रह गया। अभी तुम खुद ही बना लेना अपना निमोनिक, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कि इंटरनल कंट्रोल्स की लिमिटेशंस क्या हैं। नंबर 1, इंटरनल कंट्रोल्स आपको सिर्फ एक रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले मुझे दोबारा से बताओ कि इंटरनल कंट्रोल्स होते क्या हैं, तभी आप लिमिटेशंस को समझ पाओगे। इंटरनल कंट्रोल्स क्या होते हैं? मैनेजमेंट के बनाए हुए प्रोसेसेस, ताकि मैनेजमेंट अपने एसेट्स को सेफगार्ड कर सके, ताकि मैनेजमेंट अपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके, ताकि मैनेजमेंट अपने ऑपरेशंस को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली कैरी ऑन कर सके, ताकि मैनेजमेंट अपने एंटिटी के ऊपर जो भी उसके ऊपर लॉज एंड रेगुलेशंस लगते हैं उनके साथ कंप्लायंस कर सके। ठीक है, तो मैनेजमेंट इसलिए इंटरनल कंट्रोल लगाती है। ये पॉइंट है कि इंटरनल कंट्रोल लगाने के बावजूद भी आपकी एंटिटी अपने उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर पाती है जो हमने अभी अभी देखे कि इंटरनल कंट्रोल्स लगाने के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से एंटिटी नहीं अचीव कर पाती है अपने ऑब्जेक्टिव्स को। तो वो वजह है इंटरनल कंट्रोल्स की लिमिटेशन। और पहली लिमिटेशन है कि आपके इंटरनल कंट्रोल्स सिर्फ एक रीजनेबल अश्योरेंस ही प्रोवाइड करते हैं, 100% अश्योरेंस नहीं प्रोवाइड करते। क्यों प्रोवाइड नहीं करते? क्योंकि इंटरनल कंट्रोल्स को लगाने वाले, बनाने वाले ह्यूमन हैं,
और जब मैनेजमेंट भी इंटरनल कंट्रोल्स को बनाती है उस टाइम पे मैनेजमेंट भी बहुत सारी चीज़ों की एस्टिमेशन करती है। जब मैनेजमेंट भी रिस्क की असेसमेंट करती है और उस हिसाब से जब वो कंट्रोल्स बनाती है आपकी एंटिटी में तो वो भी एस्टिमेशन करती है। तो कभी भी मैनेजमेंट 100% एश्योरेंस के साथ ये नहीं कह सकती कि अगर मैं अपनी एंटिटी में ये पॉलिसी लगाऊंगी, ये प्रोसीजर लगाऊंगी, ये प्रोसेस लगाऊंगी तो मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी गलतियां नहीं होगी। और बनाने के बाद जो उसकी इंप्लीमेंटेशन करते हैं इंटरनल कंट्रोल्स को वो भी आपके लोग होते हैं, मतलब ह्यूमन बीइंग होती हैं। तो उस केस में भी इंटरनल कंट्रोल की इंप्लीमेंटेशन में भी गलतियां हो सकती हैं। इसीलिए इंटरनल कंट्रोल्स आपको हमेशा सिर्फ एक रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, 100% एश्योरेंस नहीं। दूसरी लिमिटेशंस क्या हैं? ह्यूमन जजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। मैंने अभी बताया आपकी मैनेजमेंट ही बनाती है इंटरनल कंट्रोल्स, तो वो भी बहुत सारी जजमेंट्स लेती है। और जब जो आपके लोग होते हैं एंटिटी के पर्सोनल होते हैं, दोज आर द पीपल हु आर अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द इंटरनल कंट्रोल। सो जब वो जजमेंट लेते हैं कि मुझे किस एरिया में कंट्रोल्स को कैसे बनाना चाहिए, कैसे इंप्लीमेंट करना चाहिए, तो वहां पे एरर हो सकती है। तीसरा लिमिटेशन है लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ पर्पस। ये लिमिटेशन क्या है कि आपकी मैनेजमेंट ने जब इंटरनल कंट्रोल्स को बनाया तो उसके दिमाग में एक पर्पस थी। क्या थी? एक पर्पस थी कि फॉर एग्जांपल आपकी मैनेजमेंट ने एक सेल्स में भी सेल को कैसे रिकॉग्नाइज करना है इसके ऊपर उसने एक इंटरनल कंट्रोल्स बनाया। उसने एक प्रोसेस बनाई, एक कंट्रोल लगाया कि जब भी हम सेल्स को बुक करेंगे, बुक करने के बाद डे एंड पे हम एक रिकंसिलिएशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? रिकंसिलिएशन। तो आपकी मैनेजमेंट की पर्पस ये थी उस कंट्रोल को बनाने की कि जब हम रिकंसिलिएशन बनाएंगे तो अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी होगी तो अल्टीमेटली वो डिस्क्रिपेंसी, कोई भी गैप होंगे सेल्स की रिकग्निशंस में, सेल्स की रिकॉर्डिंग में, वो गैप्स आइडेंटिफाई हो जाएंगे, राइट। तो मैनेजमेंट ने जिस पर्पस से कंट्रोल बनाया किसी भी असर्शन के रिलेशन में, किसी भी एरिया पे, आपके जो लोग हैं, जो एंटिटी के पर्सोनल हैं, इंप्लॉइज हैं, वो उस पर्पस को समझ नहीं पाए। तो जो आपका पर्पस था इंटरनल कंट्रोल्स बनाने का वो फॉरफिट हो जाएगा। तो ये वही बात है कि लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ पर्पस। चौथी लिमिटेशन क्या है? कोल्यूजन अमंग एम्प्लॉइज। लोग आपस में मिलके ही फ्रॉड कर सकते हैं, इस टाइम पे वो आपके इंटरनल कंट्रोल का मिसयूज कर जाते हैं। कैसे? मान लो कि एक कंट्रोल लगाया हुआ है आपकी एंटिटी ने, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, कि आपका परचेजेस का कुछ फंक्शन एक बंदा परफॉर्म करेगा और कुछ फंक्शन आपका कोई और इंप्लॉय परफॉर्म करेगा। फॉर एग्जाम्पल जब भी आपकी एंटिटी एसेट्स को परचेज करेगी तो एसेट की रिकॉर्डिंग कोई और करेगा, पेमेंट कोई और करेगा, ईटीसी और भी जो बहुत सारे फंक्शन है इन रिलेशन टू दी प्रोक्योरमेंट ऑफ एसेट, आपकी मैनेजमेंट ने उसकी सेग्रीगेशन करी हुई है। तो अगर ये सारे के सारे लोग मिल जाए, इकट्ठा हो जाए, तो वो ओवरराइड कर सकते हैं इंटरनल कंट्रोल्स को, वो फ्रॉड कर सकते हैं एसेट्स में, ठीक है। तो कल्यूजन अमंग एम्प्लॉइज इज आल्सो वन ऑफ द रीजंस बिकॉज ऑफ विच कंट्रोल में बी ओवररिडन। देन कम्स जजमेंट बाय मैनेजमेंट। ये पॉइंट मैं बता चुकी हूं आपको अभी जब मैंने इस क्वेश्चन को शुरू किया कि मैनेजमेंट जब भी इंटरनल कंट्रोल्स बनाती है तो उस टाइम पे मैनेजमेंट जजमेंट्स लेती है, तो आपकी मैनेजमेंट भी गलत हो सकती है अबाउट द जजमेंट्स। देन कम आपके इंटरनल कंट्रोल्स। जब भी आपके इंटरनल कंट्रोल्स इंप्लीमेंट होते हैं इन द स्मॉलर एंटिटीज, तो वहां पे देयर आर very less possibility of the segregation of the duties, क्योंकि लोग बहुत लिमिटेड होते हैं और एक बंदा एक से ज्यादा फंक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है। उस केस में इंटरनल कंट्रोल्स की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को इंश्योर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दीज आर सम ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ द इंटरनल कंट्रोल्स, और इन लिमिटेशंस की वजह से ही जो 100% पर्पस होती है इंटरनल कंट्रोल्स की, वो कभी भी अचीव नहीं हो सकती। मूविंग फॉरवर्ड, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, आपको ये याद करके ही जाना है। गिव मी 2 मिनट, आई नीड टू हैव सम वाटर। वेरियस एस्पेक्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, की इंटरनल कंट्रोल्स में जब आपको ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग करेगा तो वो किस किस एस्पेक्ट को कवर करेगा। तो आपके इंटरनल कंट्रोल के एस्पेक्ट को आप 4 कैटेगरी में बांट सकते हो। नंबर 1, आपका ऑडिटर सबसे पहले अंडरस्टैंड करेगा
आपके इंटरनल कंट्रोल्स का नेचर और उसके फीचर्स को। क्या अंडरस्टैंड करेगा? नेचर और उसके फीचर्स को आपका ऑडिटर अंडरस्टैंड करेगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ये पॉइंट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। कहां पे? आपकी डेफिनेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल में, कि इंटरनल कंट्रोल को लगाने का पर्पस क्या है, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, राइट। उसके बाद दूसरा एस्पेक्ट होता है आपका ऑडिटर जब भी इंटरनल कंट्रोल्स को अंडरस्टैंड करेगा तो वो सिर्फ उन कंट्रोल्स को अंडरस्टैंड करेगा, दोज कंट्रोल्स विच आर रेलिवेंट टू द ऑडिट। और आपका ऑडिटर किन किन फैक्टर्स को कंसीडर करेगा इन ऑर्डर टू टेक द जजमेंट कि कौन कौन से कंट्रोल्स ऑडिट के लिए रेलिवेंट है। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो आपका ऑडिटर कंसीडर करेगा इन ऑर्डर टू इवैल्यूएट, इन ऑर्डर टू टेक द जजमेंट कि कौन से कंट्रोल्स हैं विच आर रेलिवेंट टू द ऑडिट। नंबर 1, आपका ऑडिटर चेक करेगा मटेरियलिटी। क्या चेक करेगा? उसकी मटेरियलिटी क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेकर। आपके ऑडिटर के लिए सिर्फ वही कंट्रोल्स रेलिवेंट होंगे जो कंट्रोल्स उसके मटेरियल आइटम्स पे लगे हैं। मटेरियलिटी का मतलब होता है कि समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट टू द ऑडिटर, समथिंग विच इज मटेरियल फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एज अ होल। इस चीज को हम कवर कर चुके हैं ऐसे 320 में। कोई भी एक ऐसी चीज जो कोई भी मिसस्टेटमेंट विच इज लाइकली टू अफेक्ट द डिसीजंस ऑफ द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसको कहते हैं आप मटेरियल, राइट। तो जो भी चीज मटेरियल होगी उसके ऊपर कंट्रोल्स लगे होंगे आपके ऑडिटर के लिए, वो कंट्रोल्स रेलिवेंट होंगे ऑडिट के लिए। दूसरा पॉइंट कहता है सिग्निफिकेंस ऑफ द रिलेटेड रिस्क। जितना ज्यादा रिस्क ज्यादा होगा किसी भी असर्शन में, उस असर्शन के ऊपर लगे हुए कंट्रोल्स की रेलिवेंस आपके ऑडिटर के लिए उतनी ही ज्यादा होगी। जिस असर्शन में रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस ज्यादा होंगे, उस असर्शन पे लगे हुए कंट्रोल की रेलिवेंस आपके ऑडिटर के लिए ज्यादा होगी। तीसरा पॉइंट कहता है साइज ऑफ एंटिटी। जो जितना बड़ा साइज होगा किसी भी एंटिटी का, उस एंटिटी में रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस ज्यादा होंगे। जिस एंटिटी में रिस्क ज्यादा, उस एंटिटी में लगे हुए कंट्रोल्स की रेलिवेंस हमारे ऑडिटर के लिए ज्यादा। मूविंग फॉरवर्ड, नेचर ऑफ द एंटिटीज बिजनेस इंक्लूडिंग इट्स ऑर्गेनाइजेशंस एंड ओनरशिप कैरेक्टरिस्टिक्स। ये क्या पॉइंट कहता है? आपकी एंटिटी किस टाइप के बिजनेस में काम करती है। अगर आपकी एंटिटी एक ऐसे इन्वायरमेंट में काम करती है, एक ऐसी इंडस्ट्री में काम करती है जहां पे रिस्क होने के चांसेस ज्यादा हैं, उस केस में उसकी रेलिवेंस भी ज्यादा हो जाती है आपके ऑडिटर के लिए। मतलब आपके एंटिटी ने जो भी कंट्रोल लगाए हुए हैं वहां पे वो आपके ऑडिटर की ऑडिट के लिए ज्यादा रेलिवेंट हो जाते हैं। उसके बाद जितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है आपकी एंटिटी में, आपकी एंटिटी की ट्रांजेक्शन्स में, जितनी ज्यादा डाइवर्सिफाइड आपकी एंटिटी होती है, मतलब उसकी जितनी ज्यादा ब्रांचेस हैं, कंपोनेंट है, उतना ही ज्यादा उसमें रिस्क होता है। और जितना ही ज्यादा जिस असर्शन में रिस्क होगा आपके ऑडिटर के लिए, उसकी रेलिवेंस उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है। फिर कहता है आपके एंटिटी के ऊपर लॉज कौन से एप्लीकेबल होते हैं, रेगुलेशंस कौन से एप्लीकेबल होते हैं। क्योंकि आपकी एंटिटी जब कंट्रोल्स लगाती है तो वो आपके लॉज और रेगुलेशन के कंप्लायंस को भी इंश्योर करने के लिए कंट्रोल्स लगाती है। और हमारा ऑडिटर जब ये जजमेंट लेता है कि उसके लिए कौन सा कंट्रोल रेलिवेंट है ऑडिट के लिए, कि कौन सा कंट्रोल रेलिवेंट नहीं है, तो वो ये देखता है कि आपकी एंटिटी ने लॉज और रेगुलेशन की कंप्लायंस के लिए कौन कौन से कंट्रोल्स लगाए हुए हैं। देन कम्स द सर्कमस्टांसेस एंड एप्लीकेबल कंपोनेंट ऑफ द इंटरनल कंट्रोल, कि आपकी एंटिटी ने कौन कौन से सर्कमस्टांसेस में और कौन कौन से कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल को लगाया हुआ है और उन कंपोनेंट की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस कितनी है। देन कम्स नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिस्टम्स दैट आर पार्ट ऑफ एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल। अगेन उसने सेम ही पॉइंट लिया है कि आपका एंटिटी का जो भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है उसका नेचर कैसे है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी एंटिटी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को यूज करती है, इंटर के सिलेबस में ये ऐसे नहीं है, ऐसे 402, तो उस केस में आपके ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एडिशनल हो जाती हैं। देन कम्स कि वेदर एंड हाउ अ स्पेसिफिक कंट्रोल इंडिविजुअली और इन कॉम्बिनेशंस विद अदर प्रिवेंट और डिटेक्ट एंड करेक्ट द मटेरियल मिसस्टेटमेंट। वो कहता है कि अगर आपकी एंटिटी ने किसी असर्शन के ऊपर कोई स्पेसिफिक कंट्रोल लगाया हुआ है तो क्या वो स्पेसिफिक कंट्रोल इज एबल टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट द मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो अगर आपको ये चीज दोबारा से मुझे बतानी हो कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपका ऑडिटर कंसिडर
कंसिडर करता है, क्योंकि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो कौन कौन से फैक्टर्स है जो आपका ऑडिटर कंसिडर करेगा, जो आपके ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट को अफेक्ट करेगा कि ये कंट्रोल मेरे लिए रेलिवेंट है, राइट। नंबर 1 मटीरियलिटी, नंबर 2 आपका रिलेटेड रिस्क, नंबर 3 साइज ऑफ द एंटिटी। साइज से आपको कॉम्प्लेक्सिटी और डाइवर्सिफिकेशन और नेचर ऑफ द एंटिटी के 3 पॉइंट याद आने चाहिए, राइट। तो साइज, डाइवर्सिटी, नेचर से आपको एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस याद आना चाहिए। उसके बाद आप एक स्पेसिफिक कंट्रोल वाला पॉइंट लिख सकते हो एंड यू आर डन विद दिस क्वेश्चन, राइट। देन कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन which talks about आपका ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग लेगा नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द रेलिवेंट कंट्रोल्स। आपका ऑडिटर जब रिस्क की असेसमेंट करता है, जब भी आपका ऑडिटर रिस्क को इवेल्युएट करता है, उस टाइम पे आपका ऑडिटर क्या परफॉर्म करता है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म करता है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द इंटरनल कंट्रोल्स। अगेन कहाँ पे कवर्ड है, ये ऐसे 315 में कवर्ड है। तो कौन कौन से रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म करता है, ये रहे वो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। कौन कौन से, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन। ऑल्दो इंक्वायरी अलोन खुद से सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस नहीं प्रोवाइड करती, ऑडिटर इंक्वायरी प्लस इंस्पेक्शन को एक साथ परफॉर्म कर सकता है। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में आपका ऑडिटर एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर्स भी परफॉर्म कर सकता है। इतनी जल्दी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ऐसे 315 में कवर्ड है, राइट। हाँ, ये पॉइंट मैंने स्पेसिफिकली आपके लिए लिख के रखा है। ऊपर वाले 2 पॉइंट तो आप चाहे पढ़ो ना पढ़ो कोई बात नहीं, क्योंकि बहुत इजी पॉइंट्स हैं और ये ऐसे 315 में ऑलरेडी कवर्ड हैं। लेकिन ये तीसरा पॉइंट मैं आपको बताना चाहती थी, इसके ऊपर एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या पॉइंट है, बहुत ध्यान से सुनना, मैंने एग्जाम्पल भी आपके लिए बना के रखा है। तीसरा पॉइंट है, ऑब्टेनिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल इज नॉट सफिशिएंट टू टेस्ट देयर ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। इसका मतलब है ऐसे 315 में ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करता है एंटिटी की, उसके एनवायरनमेंट की, इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल्स की। लेकिन ये पॉइंट कहता है कि आपका ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर रहा है इंटरनल कंट्रोल्स की, ये एक बात है। और आपका ऑडिटर चेक कर रहा है, इवेलुएट कर रहा है ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, ये एक दूसरी बात है। मतलब अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करने का मतलब है कि ऑडिटर ये देख रहा है कि एंटिटी ने इंटरनल कंट्रोल्स लगाए हैं, ओके। कौन कौन से इंटरनल कंट्रोल्स लगाए हैं, ओके। ये इंटरनल कंट्रोल्स किस किस एरिया में कौन कौन से इंटरनल कंट्रोल्स लगे हैं, ओके। मतलब आपका ऑडिटर सिर्फ एक ओवरव्यू ले रहा है इंटरनल कंट्रोल्स का। ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस का मतलब होता है आपका ऑडिटर ये चेक कर रहा है, और आपका ऑडिटर ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस लेता है जब वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म करता है। एसए नंबर 330 में, इसकी भी क्लास चैनल पे अवेलेबल है। एसए नंबर 315, एसए नंबर 330, चैप्टर नंबर 4। कम से कम आप इन क्लासेस को 2 बार देखोगे तब आपको जाके चैप्टर समझ में आएंगे। पहली बार देखोगे तो सिर के ऊपर से जाती हैं चीजें कि मैम बोल क्या रही है, क्योंकि चैप्टर थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, ओके। वापिस आ जाओ। टीओसी परफॉर्म करके आपका ऑडिटर इवैल्यूएट करता है कि जो उसने इंटरनल कंट्रोल्स लगाए हैं उनकी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस कैसी है, मतलब क्या वो इंटरनल कंट्रोल्स एबल हैं टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करना एक अलग बात है, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को इंश्योर करना एक अलग बात है। एग्जाम्पल, मान लो आप अमेजोन के ऑडिटर हो। किसके ऑडिटर हो, अमेजोन के। और अमेजोन ने अपनी, जब भी कोई उसकी साइट से परचेजेस करता है और वो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करता है, उसने कंट्रोल लगाया हुआ है कि हम क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स को तब ही अप्रूव करेंगे जब एक बार वैलिडेशन हो जाएगी। तो वैलिडेशन इज अ कंट्रोल, राइट। आपके ऑडिटर ने अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करी इस प्रोसेस की, तो अंडरस्टैंडिंग तो उसने ऊपर ऊपर से देख ली कि अच्छा वैलिडेशन कैसे होती है। ये होती है अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करना। अंडरस्टैंडिंग से उसको ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस नहीं पता लगेगी कंट्रोल की, क्योंकि उसको ये पता नहीं लगेगा कि एक्चुअल में जो मैनेजमेंट कह रही है कि ये इंटरनल कंट्रोल्स ऐसे काम करेंगे, वो वैसे काम करते भी हैं या नहीं। उसकी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को इंश्योर करने के लिए उसको सैंपल सेलेक्ट करना पड़ेगा और उसको चेक करना पड़ेगा कि क्या एक्चुअल में मैनेजमेंट जैसे बोल रही है कि मैं वैलिडेशन करती हूं बिफोर एक्सेप्टेंस ऑफ द क्रेडिट कार्ड, वो एक्चुअल में वैसे ही काम होता है। तो ये पॉइंट उसने यही लिखा है कि सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग लेना will not provide the auditor with the sufficient and appropriate audit evidences about the operating effectiveness of the internal control unless
देयर इज सम ऑटोमेशन, कि कोई ऐसी टेक्निक है, कोई ऐसी ऑटोमेशन है जो आपके ऑडिटर को एक प्रोसेस प्रोवाइड करती है, जो आपके ऑडिटर को प्रोवाइड करती है विद द श्योरिटी कि जो इंटरनल कंट्रोल्स आपकी मैनेजमेंट ने लगाई हैं, दोज इंटरनल कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। ये क्वेश्चन में एमसीक्यू से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इतना टाइम लगा के इस पॉइंट को समझाया। मूविंग फॉरवर्ड, आते हैं अब आपके कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स पे। कौन कौन सी चीज़ें आपके इंटरनल कंट्रोल्स का हिस्सा बनती है, इंडिविजुअली इन कंपोनेंट्स को पूछा जा सकता है। पहला कंपोनेंट है कंट्रोल इन्वायरमेंट। मैंने इस चैप्टर में जब जब भी कंट्रोल्स इन्वायरमेंट आया, अगला टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ द इंटरनल कंट्रोल्स, लेकिन कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स को इस क्लास में कवर नहीं करेंगे। कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स को हम कवर करेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि चैप्टर ये क्लास बहुत लंबी होगी है, इसका एक सेकंड पार्ट आएगा, तो विल बी कवरिंग रिमेनिंग चैप्टर इन द सेकंड पार्ट। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। इफ़ यू हैव लाइक्ड दिस क्लास, डू लाइक दिस क्लास, एंड थैंक यू so much for coming to the channel, and thank you so much for watching. Have a nice day. Bye.